अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और मुझे आप सब कहते हैं सुहाब अफजल, और हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। एक अच्छी सुबह का आगाज करते हैं, एक ब्रांड न्यू डे। बिल्कुल, और ब्रांड न्यू डे पे हम दोनों तो ब्लू में हैं और हरमीत जो है किस रंग में है वो हरमीत को चल के देखते हैं। हेलो हरमीत। हेलो फ्रॉम लाहौर जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ साहब। सुबह तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती है आजकल की, वैसे क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है तो सुबह बड़ी प्यारी होती है। हाँ। लाहौर की तो मुझे नहीं पता, आज अक्सर ये होता है कि धुंध बड़ी छाई होती है, लेकिन यहाँ की प्यारी होती है। भाई आपके वहाँ तो धुंध है, यहाँ तो स्मोक ही है सर। रात का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, मैं तो अपनी बहनों से कह रही थी कि प्रिकॉशंस करें, मास्क लगा कर जाएं बाहर, ऐसे ना जाएं, बहुत खतरनाक स्मोक है। रात को तो बकायदा सर से मैं वॉक करने के लिए निकली तो आप इनहेल करते हैं तो आपको फील होता है कि स्मोक आपके अंदर जा रही है, मट्टी आ रही है। कल भी हमने इसके ऊपर काफी बात की थी, आज भी हमने पूरा एक सेगमेंट इसके ऊपर करना है। मैं ख्याल में आज सबसे पहले रनडाउन की तरफ ही चलते हैं और वहाँ से फिर आगाज करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें आपको शेयर करने के लिए, और सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं कि आज इसमें पॉलिटिकल हैपनिंग क्या क्या है जी। नवाज शरीफ को मैं सरेआम खुले आम चैलेंज करता हूं कि वापस आएं, इलेक्शन लड़ें और मेरे बराबर खड़े हों, और मैं देखता हूं कि फिर किसकी पॉपुलैरिटी, किसकी सियासत में इस वक्त, जिसको सियासत करना ज्यादा अच्छे से आता है। एक खुला चैलेंज किया इमरान खान साहब ने कल की स्पीच में। लॉन्ग मार्च का सर गालिबन कल छठा दिन था या पांचवा दिन था, बस पांचवा छठा हो गया, अब तो याद भी नहीं रहा। और कितने दिन उन्होंने चलना एक्सटेंड भी कर दिया उन्होंने। मार्च सुस्त हो रहा है, तलखी ज्यादा हो रही है तो ये अभी मौसम भी मुसलसल तब्दील हो रहा है और सियासत का मौसम भी बदलता जा रहा है। काफी बातें हर एक पड़ाव पर वो करते हैं जहाँ पर वो स्टे करते हैं। जैसे कल गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो ये सरेआम उन्होंने चैलेंज किया है नवाज शरीफ साहब को। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल जो है सर, उनका नाम जो है वो ईसीएल में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, इसको आज के हम पॉलिटिकल सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर हम आपको थोड़ा विजिट करा देते हैं आज लाहौर से, इस्लामाबाद से तो हरमीत हमारे साथ है, लेकिन थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में कैसे कैसे खाबे खाने चाहिए और कैसे कैसे नहीं खाने चाहिए, सादिकाबाद का आपको विजिट कराएंगे। वहाँ पर ऐसा कौन सा फूड पॉइंट है जहाँ पर टर्किश खाने सर बड़े मशहूर हैं। अच्छा, आपने तो खाए होंगे, आप तो मैंने तो खाया। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना टर्किश होता है। लेकिन मैं तो टर्की जाके जो खाए हैं, हाँ? मतलब कमाल भाई, इतनी वैरायटी। और बारबेक्यू, उनका बारबेक्यू बेसिकली बाप है तमाम बारबेक्यूज का। लेकिन उनका लैम्प मुझे अच्छा नहीं लगता सर। मैं तो वहाँ खाना ढूंढती थी कि मुझे कुछ और मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली अपने पसंद की बात होती है, लेकिन मुझे बहुत पूछ लेते हैं। हरमीत, आप मटन, ये चांप है मटन, टर्किश मटन चांप, जिसको हमने आज आपको खिलाना भी है, बताना भी है। आपको पसंद है इस तरह की चीजें? जाहिर बात है, क्यों नहीं पसंद है। वैसे रोज़ साहब ने जिस तरह कहा कि तुर्किश, अच्छा मैं सऊदी अरब की के जो खाने मुझे वो बड़े, एक ईरानी खाने और एक सऊदी अरब के, उन्होंने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है। तुर्की का खाना जो है वो मैंने नहीं छका, लेकिन आप छका रही हैं तो वो ये छक लेंगे। मैं छका रही हूँ तो प्लीज जरूर खाइएगा ताकि आप सबको भी दिखाएं। मैंने दुनिया के बहुत मुल्कों के खाने खाए हैं। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से एक तुर्की और एक लेबनीज, ये दो खाने जो है ना, ये मेरी तो फेवरेट है। लेकिन अच्छी बात ये कि अगर आप लेबनीज खाने की बात करें, उसकी कुजीन, टर्किश कुजीन की बात करें, सब चीज़ें पाकिस्तान में आपको अवेलेबल हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑफर करा रहे हैं। उस तरह से तो हाँ खैर नहीं बनता, लेकिन ट्राई ज़रूर करते हैं। तो ये कुजीन सादिकाबाद में कहाँ पर है हम आपको विजिट कराएंगे, लेकिन अपने सेगमेंट में। इसके अलावा सर फरजाना वेलफेयर ट्रस्ट की हम बात करेंगे, इस फाउंडेशन की हम बात करेंगे जो कि यतीम बच्चों के लिए दिन रात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को हमेशा सर आपने देखा होगा हमारे पूरे रनडाउन में एक खबर ऐसी जरूर होती है जब हम इनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को जो कि नोबल कॉज के लिए, मॉइस्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और एज ए इंडिविजुअल कर रहे हैं। हो सकता है तो हम लोग उनके साथ मिल जाए, ये कारवां आगे बढ़े तो ये चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। तो फरजाना वेलफेयर ट्रस्ट जो है और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फ्री होम का नाम भी दिया गया है, इसके बारे में डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे। और सर इसके अलावा सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के लिए इस्तिस्ना के खात्मे का आज बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, और आज के सर दौर में, मौजूदा हालात में, करंट सिचुएशन में इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ियों के खिलाफ जो जुराइम है, सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हरमीत देखो ना, मतलब अभी जो वाक़या हुआ कंटेनर के नीचे सर्फ के आने का, उससे पहले अरशद शरीफ का जो शहादत है उसका जिक्र कर लें हम पाकिस्तान के, तो ये दो सहाफ़ी हैं जो अपनी जान। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।
फिर हम देखते हैं कि सियासत की जो नज़र हो रहे हैं और जिस तरीके से फिर उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब को देख लें, मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इसी तरह इससे कबल जो है बहुत सारे सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया, उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। चाहे तहरीक इंसाफ का दौर था तो अफसार आलम जैसे बड़े मंजे हुए सहाफ़ियों पर गोलियाँ चलाई गई। इस किस्म के जो हालात हैं, इसमें सहाफ़त करना इंतहाई कठिन और मुश्किल काम है। और सर मैं एक मजबूत निज़ाम की इजाज़त है अगले सेगमेंट पर जाने से पहले कि एक मजबूत निज़ाम सर सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इसलिए भी होना चाहिए कि बीइंग एंकर आप जानते हैं कि आप भी ऑन स्क्रीन हैं, मैं भी ऑन स्क्रीन हूँ, हरमीत आप भी ऑन स्क्रीन है। हमें फिर भी किसी हद तक हकूक़ की अगर बात की जाए, अपने मसलों को एड्रेस करने की बात की जाए तो हम काफ़ी हद तक कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स कम्यूनिटी, वो लोग जो फील्ड में रहते हैं, उनको उनके हकूक़ बिल्कुल भी उस तरह से नहीं मिलते। अगर आप पॉलिसीज़ की बात करें, इसके अलावा इंश्योरेंस की बात करें तो सर इस पर अब हमारा पूरी इंडस्ट्री का फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि इंश्योरेंस इन लोगों की कैसे कराई जाए जो कि फील्ड में जाके अपनी जान जोखिम में डाल के कवरेज करते हैं इदारों के लिए और लॉयल होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये एक मजबूत निज़ाम लॉन्च होना चाहिए। देखो ना, हरमीत हमारा जो है ये जाता है फील्ड में जाके काम करता है और हमीद को हम दोनों की निस्बत ज़्यादा इल्म है कितने ज़्यादा ख़तरात से दो चार होना पड़ता है। जो फील्ड के रिपोर्टर हैं वो बेचारे अक्सर ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं जहाँ पे तनख्वाहें कम हैं, कोई इंश्योरेंस का निज़ाम नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो हरमीत मतलब आपके इर्द गिर्द तो बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो फील्ड रिपोर्टर्स भी हैं, मतलब उनको उनके तासुरात सब आप एक चीज़ जो हम देखते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, और ख़ासकर फील्ड की बात यह है कि एक सहाफ़ी जब तक फील्ड में नहीं जाता उसकी खबर पर जो नज़र होती, गहरी नज़र, वो पड़ती भी नहीं है। लेकिन खबर को इकट्ठा करना, खबर को ले आना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसे में जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं और ख़ासकर सियासी जलसे जुलूस को कवर करते हैं, अगर एक खबर हमने फेसबुक पर भी किसी पार्टी के अगेंस्ट लगाई है तो वहाँ पर जाके जिस किस्म का रिएक्शन उस पार्टी वर्कर दूसरी जानिब से हमें मिलता है वो एक अलग कहानी है। कई दफा तो मुझे भी 2 दफा मैं मरने से बचा हूं कि डंडे लोहे के उठाए हुए लोग मेरे पास आए और वहां से कुछ लोगों का भला हो कि मुझे उन्होंने बचा लिया। इस किस्म की चीजें मैंने खुद फेस की हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हर दूसरा साफी जो है वो फील्ड में जाके फेस करता है, क्योंकि हर पार्टी को, हर जमात को वो शख्स चाहिए जो उनके पार्टी के हक में बयान दे, ना कि किसी और पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के मुखालिफ। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सब्र जो है वो हम देख रहे हैं कि वो सब्र का पैमाना जो है वो कम से कम लोग जो है उनके हाथों से निकलता जा रहा है और वही फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर सहाफ़ियों पे निकालने के लिए फेसबुक पे या ट्विटर पे उनके हवाले से जिस तरह मुहिम बनाई जाती है वो भी बड़ी ही खतरनाक किस्म की चीज़ है। हाँ बिल्कुल, उसको भी देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे में कि जो एक ट्विटर आ गया है ऐसे लोगों के हाथ में या फेसबुक आ गया ऐसे लोगों के हाथ में जिनका कंट्रोल नहीं होता, अपने ऊपर भी, अपने जज्बात के ऊपर भी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तालीम भी कम होती है और वो जिस तरह के ट्रेंड चलाते हैं वो बड़े खतरनाक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी को भी किस तरह से ट्रोल नहीं कर सकते, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसको हम डिटेल में खैर डिस्कस करेंगे सर इस दिन के हवाले से, लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है तो हमने आगाज़ में इस चीज़ का जिक्र किया कि डिटेल सेगमेंट करेंगे इस चीज़ के हवाले से कि कहाँ पर ये महकमे थे जिन्होंने स्मोक को पूरा साल कंट्रोल करना था, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में जैसे शुरू हुए हैं स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है इसको कंट्रोल करने के। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको देते हैं आज के प्रोग्राम का खासा यानी डेली डोज। तो आपको आज हम पहली डोज जो देंगे, आप हमें भी टीवी पे देख रहे हैं, पता नहीं कितने इंचेस की एलसीडी आपके घर लगी हुई है, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप हम तीनों को मिनी और टाइनी टीवी में भी देख सकेंगे। सर आप गेस करें कि ये जो टाइनी टीवी है और मिनी टाइनी टीवी है इसका साइज कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? मैंने पढ़ ली है वो खबर, इसलिए मेरे लिए तो जासूस नहीं है। अब इनको बताएं ना। लेकिन ये है कि टिकट के साइज का टीवी इजाद कर लिया गया है। लोग ऐसे में कि जब बड़ी से बड़ी स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, ये एक मिनी साइज का, बिल्कुल ही मिनिएचर साइज का टीवी है। 1 इंच डिस्प्ले सर। हाँ 1 इंच डिस्प्ले। और मतलब ये है कि इसमें सारे फीचर मौजूद हैं। USB के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की चीज़ें देखी जा सकती है। इसके अंदर 8 GB का कार्ड है और 8 GB मेमोरी है इसकी, जिसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और मतलब ऐसी दिखा दिया, हमने दिखा दिया। ओह माय गॉड, हाथ में भी नहीं आ रहा सर, हाथ में भी उंगली के जितना भी नहीं है। हाँ, और मतलब इसकी कीमत भी कम है। ये तो डॉल हाउस का लग रहा है सर, बच्चों के डॉल हाउस नहीं होते उसमें रखने वाला टीवी है। इसमें 4 बटन लगे हुए हैं
बल्कि मुझे तो वो जमाना याद आ गया सुहा के, जब हम छोटे हुआ करते थे तो प्लास्टिक से बने छोटे छोटे टेलीविजन जो है वो हम खरीदते थे और सोचते थे कि भैया ये हाँ उस पे, तो वो आप देखें ना कि वो रियल में भी आ गया और वो भी साइज में इतना छोटा कि कहीं भी जाके आप आराम से देख सकते हैं कि कोई भी चीज जेब में डाला, टीवी जो है जेब में डाला और चल पड़े, जेब में डाला और चले गए भैया। हाँ मुझे याद है 92 का जो वर्ल्ड कप था उस वक्त, अब ये तो बहुत ही छोटा है, 92 का जो वर्ल्ड कप था उस वक्त मेरे कजन ने जर्मनी से मुझे एक टीवी ला के दिया। अच्छा। जो बुनियादी तौर पे एक सिगरेट की डबिया के साइज का था। और उन दिनों मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा रहा था। अच्छा। तो मतलब वो मेरी मौज हो गई, क्योंकि वहाँ मैं जाता था दरमियान में जब पीरियड्स खाली होते थे तो मैचेस जो हैं वो मैं उसके ऊपर देखता था क्रिकेट के। तो मैंने वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस उसके ऊपर देखे हैं। मैं बड़ी कमाल मुझे लगती थी। बड़ी पोर्टेबल चीज है सर, सबसे अहम बात है टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आप ये भी देखें कि ये एक पोर्टेबल सी चीज है। पॉकेट में डालो, मेरे ख्याल से पॉकेट में डालो तो कहीं गुम भी ना हो जाए पॉकेट में, इतना टाइनी सा है। और सर दो काइंड्स के बनाए हैं, एक टाइनी बनाया है टाइनी टीवी और एक टाइनी टीवी मिनी बनाया है। इसका स्क्रीन जो है वो आप देखते हैं कि 1 इंच के, जिसपे आपको डिस्प्ले नजर आएगा। दूसरा जो है सर वो 0.6 इंच की स्क्रीन है, आधे इंच की। ओए होए होए होए, मतलब गुम हो जाएगा आपके पॉकेट में। पॉकेट में रखने का रिस्क ना लीजिएगा। और साथ ही रिमोट भी है, लेकिन वो उसकी कीमत जो है वो अलग से है और उसकी कीमत जो है वो कम से कम $10 है। तो $50 में ख्याल में तकरीबन कीमत है जो टीवी है उसकी, और $10 रिमोट की, अगर तो आप खरीदना चाहें। बहुत ही शौकीन लोगों के लिए भी बनाया गया। अभी ये सेल पे उस तरह से नहीं है, लेकिन फंड इकट्ठे हो गए काफी लोगों के पास जो बेचने वाले हैं। अच्छा जी, अगली खबर पे चलें। सर कहते हैं आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज और मुंह से जो भी आप बोलते हैं और आपके कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। लेकिन कोई तीर चाबी के अंदर से गुजर जाए और वो भी इतनी बारीक, आप सोचिए हरमीत, आप चाबी दरवाजे पे लगी हो और उसके अंदर से आप तीर गुजारें, तो ये दुनिया का एक्सपर्ट तरीन तीरबाज होगा जो ये काम कर सकता है। और यही हमने आपको रिकॉर्ड बताना है आज ही। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। चाबी के सुराख से 1 2 3 4 5 6 7 तीर गुजारने का ये आलमी रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने बनाया, और ये वर्ल्ड फेमस तीर कमान है। लार्स एंडरसन इनका नाम है। बचपन से ये कह रहे मैं तीरंदाजी कर रहा हूँ। इनकी कमान जो है वो खासतौर पे तुर्की की बनी हुई है और उसको लेके ये कहते हैं उल्टा होके भी मैंने तीर चलाए हैं। मैंने एक पता नहीं कितने सेकंड के अंदर 3 तीर भी चलाए हैं। आंखों पे पट्टी बांध के चलाए हैं। आंखों पे पट्टी बांध के चलाए। अब आप ये देखो ना, चाबी का जो होल है वो कितना बारीक होता है, तो उसके अंदर से इन्होंने तीर गुजार दिए। और ये देखो हम जाते हुए दिखा दे रहे हैं, निशाना चूक जाए जरा सा, ऑब्वियसली कितने बारीक सा होल है ये। और इसके अलावा वो कहते हैं सर, वो आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में होता है कि तीर आपकी तरफ आता है तो बिल्कुल आप उसे गर्दन से पकड़ लेते हैं, मतलब गर्दन के करीब आता है और आप उसे पकड़ लेते हैं। जनाब ने ये भी करतब किए हुए हैं, एक तो आंखों में पट्टी बांध के तीर चलाए हुए हैं, दूसरा इन्होंने जी अपने तरफ आने वाले तीर को मौके पे पकड़ा। सर जरा सा मौका इधर उधर हो तो गले के अंदर तीर। लेकिन ऑल दो एक्सपर्ट है जनाब, बॉस इन्होंने कहा है कि मैंने दुनिया में तीरंदाजी का फन उसको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कारनामे में सर अंजाम देता हूँ। तो बहुत ही कमाल है भाई। मतलब यह है कि इतना निशाना, और ये भी यानी कि पास से खड़े होके, मेरे ख्याल में कोई 30 फुट के फासले पे ये खड़े होके ये 30 फुट का फासला है। हाँ, जहाँ से हम जैसे देखने वाले को सही तरह सुराख भी नजर नहीं आएगा। तो निशाना हमने कहा। लेकिन भाई ये देखिए, ये रिकॉर्ड दिखाने का मकसद आपको ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद है उनसे कितने कुछ काम लिए जा सकते हैं, उनसे कितने रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं, तो ये चीज़ें सोचने की होती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया की पहली हाइड्रोजन कार मार्केट में आ गई है। और सर ये बात सुनकर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि स्मोक से हम आजकल लाहौर में 2-4 है। ये सिर्फ ना हाइड्रोजन कार है बल्कि हवा को साफ भी करती है सर। ये कमाल यही है, जो ये चलती है ये हवा को साफ करती है और आधे घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 5 मिनट में सिर्फ चार्जिंग इसकी हो जाती है। और एक दफा चार्जिंग हो जाए तो 900 किलोमीटर तक ये चल सकती है। ये है फ्यूचर बुनियादी तौर पे जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और सर एक अहम बात ये भी है कि आपको पता है कि अगर ये ट्रेवल करती है तो ये एक सफर के दौरान जितनी लीटर ये गैस जो है वो क्लीन करती है और उसको बिल्कुल साफ करती है, वो उतनी है जितने के कम से कम 30 से 33 लोग इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन में जितना सांस लेते हैं, एक दिन में एग्जैक्टली जितने लोग सांस लेते हैं उतनी जनाब ये कार हवा को साफ करती है और रफ्तार भी इसकी ठीक ठाक है। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका आना बुनियादी तौर पे इस बात का पेश हैमा है कि अब कारें
पेट्रोल से हट के इस तरह की हाइड्रोजन के ऊपर चला करेंगी। तो पहली कार है ये जो बड़ी कामयाबी से जिसने अपनी मुसाफतें तय की हैं, मंजिल तय की है, और इंजन भी इसका मुख्तलिफ साइज़ का है, मुख्तलिफ तरह का है, मुख्तलिफ अंदाज का है। हर फीचर बड़ा ज़बरदस्त है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा लिखा हुआ है कि आप सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज करें, और उसके बाद इसका ट्रेवल टाइम देखिए 900 किलोमीटर, बहुत है। मतलब इस्लामाबाद का आना जाना आराम से हो जाए हरमीत। आपकी गाड़ी हो तो इस्लामाबाद से लाहौर आप भी जाए, बहुत ज्यादा अच्छा सफर आपका आराम से हो जा सकता है। हाँ और अभी ये पहली कार है। लेकिन यही बात कि इनकलाब दर इनकलाब चीज़ें जो हैं वो हम जिद्दत देख रहे हैं चीज़ों में, और जिस तरह तेज़ी से चीज़ें बदल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम माहौलियाती तब्दीलियाँ जो तेज़ी से रुनुमा हो रही हैं, और फिर जिस तरह हमारे शहरों में हम देखते हैं कि जिस किस्म की आलूदगी बढ़ रही है, अगर इस किस्म की 4-5 गाड़ियाँ भी आ जाए तो कम से कम शहर को क्लीन रखने में काफ़ी जो है मददगार साबित होगी। हरमीत, और सबसे बड़ी बात यही, अभी हम जो स्मॉग की बात कर रहे थे, तो ये कार जो है ये तो स्मॉग को साफ करती है, उसमें कमी लाती है। मतलब तो इस तरह की गाड़ियां होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये साइंसदानों ने एक कमाल काम किया, और है भी ऑस्ट्रेलिया के। हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कम खबरें हमारे पास होती हैं इस तरह की, लेकिन वहाँ भी साइंसदान काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके के ऊपर। सर वो चुप करके काम कर रहे हैं, जब अनाउंसमेंट होती है तो फिर ऐसी अनाउंसमेंट होती है, मतलब इतनी देर तक इस प्रोजेक्ट पर काम करना और फिर उसको मार्केट में इस तरह से लॉन्च करना कि उससे पहले कोई चीज़ इस तरह से लॉन्च हुई नहीं है। सो ऑब्वियसली उसके पीछे एक मेहनत है, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोसेस है, एक स्टोरी है, जो कि हम लोगों ने आपसे शेयर की है। अगली खबर दे सर। जी जनाब। सर अगली खबर जो है, वैसे आर्ट्स तो मतलब सबको बड़े पसंद है, लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ एनिमेटेड आर्ट्स के बारे में। अच्छा, एनिमेटेड आर्ट्स है, आप इन्हें अगर मैं वीडियो फौरी तौर पर अगर अपनी टीम से कहूँ कि दिखाएं, ये ऐसे आर्ट्स है जो कि आपको ज़मीन पे बज़ाहिर चलते फिरते दिखाई देंगे। इनको हम जंगली जू भी कहते हैं, लेकिन ये सर ऐसा बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि चल रहे हैं, लेकिन इनके चलने की वजह ये कि जहाँ पर खुश्की होती है और नमी की तलाश में नॉर्मली ये इस तरह से आप देखते हैं कि मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ नमी होती है, जहाँ पर इनको अपनी अफजाइश के लिए साजगार माहौल मिलता है, और वहाँ पर फिर ये प्रोडक्शन अपनी शुरू कर देते हैं। ये ओट जो है मतलब आपने ओट मील अक्सर खाया होगा, जौ का दलिया खास तौर पर बहुत पॉपुलर होता है। तो ये जो है जनाब, ये तो हम आपको सूरजमुखी के फूल दिखाने लग गए थे, लेकिन ये है कि जंगली ओट्स में चलते फिरते ओट्स, ये हाँ जंगली ओट्स जो है ये इनको कमाल इनका ये है बीज के अंदर के उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। जब एक बार ये नीचे गिरते हैं तो ये लुढ़कना शुरू करते हैं। हाँ। वो इनकी मूवमेंट में इनको फायदा पहुंचाते हैं, और लुढ़कते ऐसी जगह पे खुद ब खुद पहुंच जाते हैं जहाँ पे ज़मीन मुआफिक होती है, और खुद उगते हैं फिर ये। तो ये कमाल है इनका। ऐसे क्रॉलिंग करते हुए लग रहे हैं ना, क्रॉलिंग करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर नमी ज्यादा होती है, बिकॉज खुश्की से भागते हैं और नमी वाली जगह पे जाके अपनी अफजाइश करते हैं, और इसको जंगली जो कहा जाता है, यानी ऑट्स, एनिमेटेड ऑट्स, जो कि खुद चलते फिरते हैं। आप खाते हो जंगली ओट्स या ओट मील? अंदर ही ना भागना शुरू करते हैं भाजी, मैं तो विजुअल में देख के थोड़ा सा हैरान भी हो गया हूँ, बड़ी मजे के। वो जिस तरह क्रॉलिंग हो रही है, फिर जिस तरह खुद से वो हो रहे हैं, उग रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। अच्छा चलो बात से गुजरे होंगे, शायद मुझे पहचान नहीं होगी, लेकिन हाँ। अच्छा खैर हरमीत, थोड़ी सी खबर और शामिल कर लेते हैं। वो वज़ीर आज़म का दौरा चाइना है, कल वज़ीर आज़म चाइना पहुँच गए, और बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है ये इस लिहाज से कि पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 6.5 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान को कर्जा मिला है वो री रोल किया जाएगा, उसको मौखर कर दिया जाएगा। वापसी का तकाजा चाइना नहीं करेगा फौरी तौर के ऊपर, वो कर्जा रहेगा। उसके अलावा 50 करोड़ डॉलर का और मुआहदा है जो चाइना के एक बैंक से मुतवक्को है। बेशुमार और मुआहदे हैं जिनके ऊपर साइन होने हैं। इसमें सी पैक के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंस है। सी पैक हम जानते हैं चाइना कुछ नाराज़ था, और चाइना के नाराज़ होने की वजह से सी पैक का जो काम है वो रुका हुआ था। अब वो काम उम्मीद है तेज़ी से जारी होगा। इसके लिए हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं वो भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भी गए हुए हैं, और एक बड़ा वफ्द है जो पहुंचा है वहाँ पे। चाइना में बड़ा पुरतपाक, मैंने जैसे कहा, इनका इस्तकबाल हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर है। सदर जो शी जिनपिंग है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जी 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 हरमीत,
जी जी बिल्कुल रऊफ साहब, क्योंकि इस वक्त जो माली मुश्किलात का हमें सामना है, जिस किस्म की हमारी मईशत बदहाली का शिकार है, फिर हमने देखा कि सी पैक में जो रुकावटें आई थी वो कहीं ना कहीं उसके बाद इन्वॉल्वमेंट जो हुई स्टैब्लिश आर्मी की भी हुई, उसमें बाद तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और अगर चाइना के साथ एक मजबूत रिश्ता तो हमारा है, लेकिन इस वक्त इस मुश्किल हालात में अगर वो सपोर्ट करता है तो यकीनन इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सी पैक की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं, बहुत सारा इनकलाब अगर ये कह सकते हैं कि हमारे माशी जो मामलात हैं वो भी निमट सकते हैं, ये मुश्किलात हैं, और हमारे कारोबार जो है उसमें भी बेहतर होगी और साथ साथ में रोजगार जो है उसके मौके भी बहुत ज्यादा होंगे। मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि सर सी पैक की वजह से अगर आप गवादर की बात करें और अगर आप कराक्रम हाईवे की बात करें या फिर आप पंजाब पास के इर्द गिर्द की बात करें, डैम्स की बात करें, तो बहुत सारे मुआहदों से पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के एतबार से बेहतर हुई थी उन तमाम मुआहदों के जो कि बीच में छोड़ दिए गए। तो होपफुली कि दौरा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, सारे मुआहदे चाइना सर्कुलर रेलवे के ऊपर इन्होंने काम करना है और बिल्कुल जैसे मेट्रो हमारे ट्रेन है उस तरह से चाइना की मदद से वो सर्कुलर रेलवे को भी सी पैक मंसूबे में शामिल किया गया है, वो भी काम होना है। इसीलिए हमारे वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक जो है वो भी पहुँचे हुए हैं और वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। रेलवे को वैसे भी अपग्रेड करने के लिए चाइना काफ़ी मदद कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। अभी मेरे ख्याल में हम ब्रेक पे चलते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस डिटेल में प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा है, अगरचे ये खूनी मार्च में एक तरह से तब्दील हो गया इस तरह से कि एक कारकुन भी जाम भाग हुए एक ट्रक से गिर के और 2-3 दिन पहले सदफ की मौत हुई। तो इमरान खान साहब पता नहीं किस रॉ में चलते चले जा रहे हैं, वो धमकियां उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, लॉन्ग मार्च उनका सुस्त हो गया है, उसमें लोगों की इतनी शमूलियत नहीं हो रही। इमरान खान साहब अब धमकियों पे उतरे हुए हैं और वो धमकियां कभी किसी को दे रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, कभी नवाज शरीफ को दे रहे हैं, कभी जरदारी को दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका नया मौक़िफ़ ये है कि जरदारी और नवाज मुझे लड़वाना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से। तो इमरान खान साहब से कोई सवाल ये पूछे कि आपके अपने जो बयानात हैं वो क्या हैं, आप दूसरों के साथ इल्ज़ाम कैसे दे रहे हैं, वो कौन सी साजिश है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो चलते हैं नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जनाब वालेकुम सलाम। सर ये कौन सी साजिश है जो जरदारी और नवाज कर रहे हैं इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लड़ाने के लिए? इमरान खान साहब क्या खुद काफ़ी नहीं है? नहीं, असल में साजिश मैं और हरमीत सिंह कर रहे हैं। असल साजिश तो ये है हमने की है इसमें जरदारी साहब और उसका कोई नवाज शरीफ का तो कोई मसला नहीं। अब तक तो सामने नहीं आया है कि वो लड़ाने के लिए उन्होंने हरबा क्या इस्तेमाल किया, कौन सा जो है वो उनके पास ऐसा नुस्खा तो जो इस्तेमाल किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से खुद टकरा गए हैं और ऐसे बुरी तरीके से टकराए हैं कि खुद अपना सर जो है वो लगता है कि पाश करने को, ऐसा मेरे सियासत में नहीं होता है। और इनको जो है वो अभी तक वो नशा चढ़ा हुआ है और तगल जो ड्रामा इन्होंने चलवाया था कि ये और तगल बनने के चक्कर में हैं और शायद किसी सतह पर किसी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं ये सोचा गया हो कि इसको इसी तरह से लॉन्च किया जाए और इसको जो है वो उर्दवान बना दिया जाए ताकि सुलेमान डैमरल जो है एयरलेवेंट हो जाए, बुलंद एजवड एयरलेवेंट हो जाए, किनान एवरन एयरलेवेंट हो जाए, तानसो चिलर एयरलेवेंट हो जाए और सारे लोग ये रिलेवेंट रह जाए। तो मेरे ख्याल में कि वो एक बहुत जोग्राफिया बहुत मुख्तलिफ है और वहाँ पर हालात भी बहुत मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर वो मौजूद था, ग्राउंड मौजूद था। इनके लिए ऐसा कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। ये आज इक़्तिदार में आ जाएं, अगले 3 महीने से पहले मैं लिख कर देता हूँ कि ये इररिलेवेंट हो जाएंगे और बिल्कुल सफाया हो जाएगा, रहेंगे नहीं। अब तो ज़ाहिर इनके अंदर हवा भरी हुई है, वो हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो तकसीम हो चुकी है। अगर ये तासुर है और अगर खुदा न खास्ता ऐसा है तो फिर मुल्क के लिए एक खतरनाक बात है। लेकिन वो तो इनकी पैदा की हुई है ना, इनकी पैदा की हुई है। पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म से लेकर जनाब इमरान खान साहब तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईनी तरीके से एक वज़ीर आज़म को हटाया गया
वो इसको साजिश कह रहे हैं, वो इसको मुदाखलत कह रहे हैं, वो इसको अमेरिका का कह रहे हैं कि अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रम्प को आपने देखा है, चीनी नजात, चीन में रहने वाला या चीन में पैदा होने वाला एक बंदा अमेरिका में आकर जॉब करता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के दर्जे पर पहुंचता है। आपके यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो जाकर किसी जिले का जो है वो बंदे को तब्दील करते हैं, क्या जाकर डीसी को तब्दील कर सकते हैं? ऐसी सूरत हाल नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प क्या बेचारा और उसका फैसला क्या, अभी तक उसके पीछे पड़े हुए, उनको एक खिलौना दिया गया है और उस खिलौने से खेल रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है, पाकिस्तान के एक तबके को उन्होंने मुतासिर किया, लेकिन ये तासुर बहुत ही मुख्तसर है, क्योंकि उस जिस तबके को ये मुतासिर कर रहे हैं उसकी अपनी मेमोरी भी और उसके अपने अखलाकियात भी, सियासी अखलाकियात में कह रहा हूँ, वो बहुत मुख्तसर है और उनकी वैसे भी समाजी अखलाकियात भी ना होने के बराबर है। उसके बारे में एक अलग थीसिस दिया जा सकता है। कुछ लोग हैं और वो कम होते जा रहे हैं, लाहौर में कम थे, मैं अच्छा 2 दिन तो मैं खुद रह कर आया हूँ ना, मुरीद के में था, मैं मुरीद के टुवर्ड गुजरांवाला राइट साइड पर मैं रह रहा था और मैं इसके देखता रहा हूं, कभी भी 500 मीटर, अगेन 500 मीटर के रकबे से वो 2 रोड भी आपने देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ, शाहजहां वाला रोड, वो जो है वो 500 मीटर तक का ये टोटल उसका वो होता था डिस्टेंस, जो लेकर रैली को चल रहा होता था। 4 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे के लिए एक रैली आती है और वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, कोई रमा मार्च होता है। मार्च तो और चीज है ना, क्लासिकल उसका आपने उसका देखा होगा कि मार्च किस चीज को कहते हैं। लॉन्ग मार्च जो माओ ने किया था वो हजारों किलोमीटर था और वो लामुख्ततम था, वो कभी खत्म नहीं हुआ था। और वो नहीं है ब्रेक करके वाकई जमान पार्क में जाकर अपने बंगले में आराम से नींद से सो, फिर उठ कर आ जाओ, फिर वहां पहुंच जाओ, फिर वहां मुझे ये नहीं है। दिस इज नॉट लॉन्ग मार्च, ये एक शॉर्ट लॉन्ग मार्च है या शॉर्ट कट लॉन्ग मार्च है, जो मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं। अच्छा नज़ीर अगारी साहब, ये आप खुद भी गए और आपने जिक्र भी किया, आपने सारी चीज़ें भी देखी। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, ये आखिरी कार्ड है खान साहब के पास और अगर ये ठुस हो जाता है तो खान साहब की सियासत भी कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब क्यों इतनी ताखीर कर रहे हैं? क्या ये वजह है कि वो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो साफ इनकार कर दिया है, जो वुज़रा है वो भी इनकारी नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई ग्रीन सिग्नल अभी तक कहीं से जो वो देखना चाहते हैं कि उनको मिल जाए वो नहीं मिल पा रहा है? एक तो ये कि वो आपने कहा ना फेस सेविंग, मेरे एक और आदमी सुना वो कह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। एम्पायर की उंगली भी नहीं उठ रही है और कोई चीज नहीं हो रही है, इसका कोई नतीजा भी निकलने वाला नहीं है। अच्छा ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने अब ये नई कॉल दी है, वो जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग मार्च मेरा नाकाम होता लग रहा है तो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद पहुंच के कॉल दूंगा, आप पूरे मुल्क से जहां जहां हो इकट्ठे हो जाएं और दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे। पिछली दफ़ा में याद है 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था, उस वक्त भी जब इस्लामाबाद इन्होंने लोगों को कॉल दी थी, लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो अभी आपको लगता है कोई उम्मीद ऐसी कि इमरान खान साहब की जो आखिरी होप है कि वो इस्लामाबाद जाके कॉल दें और लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए? अच्छा, जब मैं कराची वापस आया ना, वहां पर 2 दिन रहने के बाद जब मैं वापस पहुंचा हूं तो यहाँ से एक काफिला जा रहा था, मेरे ख्याल में कोई 35 या 38 गाड़ियां थी और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 250-300 या 400 वो लोग थे। कराची से एक आलीशान, एक जबरदस्त किस्म का एक लॉन्ग मार्च रवाना हो रहा था और पता नहीं कौन कौन उसके अंदर थे और वो जो है वो पूरी ट्रैफिक को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ से रवाना होता। ऐसे लोग जो हैं वो रवाना हुए होंगे, मेरा ख्याल है कि अब तक वापस आ चुके होंगे जो लोग रहे थे, ताकि फोटो सेशन हो गया। नज़ीर अगारी साहब, इसमें सारी चीजें अगर हम देखें, जी हरमीत आप जिस तरह फरमा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रेशर हम देख रहे हैं कि जो रेड जोन है वो, ये मेरा जो ऑफिस है इसी तक ही था, आज रेड जोन जो है वो 0 पॉइंट तक पहुंच गया है, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर तो बिल्ट है। फिर 60,000 वो गोले मंगवाए गए हैं जो सीधा जिसको निशाना बनाएंगे तो वो एलर्जी उससे भी बन जाएगी, पूरे जिस्म पे फैल जाएगी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि सर एक तरफ गुलेले भी जो हैं वो भी खरीदी गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, असलहा जो लाइसेंस का है वो भी, उनके वुज़रा भी ये बार बार जो केपीके के वुज़रा हैं वो भी बात कर चुके हैं कि अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये मामला तसादम की तरफ नहीं जाएगा कि गुलेले होंगी, असला होगा, इस तरफ से हुकूमत होगी, वहां से इमरान खान साहब होंगे? अच्छा, ये इनका आखिरी ऑप्शन है। इनका आखिरी ऑप्शन ये है कि हम सबोताश करें और चीज़ों को गड़बड़ा कर दें और चीज़ों को ख़राब कर दें।
ये इन्होंने बहरहाल ये एक इनके पास एक ऑप्शन के तौर पर है। गुलालें हम भी देख रहे हैं इनकी, और गुलालें उनको बनाई कैसे जा रही हैं वो भी देख रहे हैं, और उनके जो बंदे थे जो असला लेकर चल रहे हैं उनका भी हमें अंदाजा है। और असला तो जाहिर है अभी भी बैठकर धड़ाधड़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, वहाँ सारे अफसर रात दिन जाग कर असला बनाने में लगे हुए हैं, और वो बनाकर वो असला देते जाएंगे। और असला भी वहाँ पर वैसे दराज़म खैर चले जाएं, कभी आपने हरमीत सिंह गए हों और दराज़म खेल में जाकर देखा हो तो वो असला तो खिलौने की तरफ बिक रहा है ना। वहाँ तो ऐसा नहीं जैसे खिलौने लेने के लिए बच्चे बाजार में जाते हैं, ऐसे खिलौना मौजूद है, आप उठाएं और साथ में एक लाइसेंस हाथ में रख लें, उसकी एंट्री करवा दें। डीसी पाबंद बैठे हुए हैं, वो तो जो भी एक कार्ड लेकर जाएगा खान का और उनका कोई पार्टी का कार्ड होगा वो उसको फौरन जो है वो दे देंगे असला भी, और साथ में एंट्री भी कर देंगे कि ये असला इसका अपना है, और मदरसे जाकर लेकर जाएंगे और जो कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन क्या ये स्टेट के खिलाफ कन्फ्रंट करने जा रहे हैं? क्या ये रियासत के इदारों के खिलाफ कन्फ्रंट करने जा रहे हैं? क्या ये पुलिस, रेंजर्स और फौज के खिलाफ कन्फ्रंट करने जा रहे हैं? अच्छा, लोग तो इनके अपने होंगे, जितने भी होंगे, जहां भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, लोग तो अपने अपने। गोलियां किस पर चलाएंगे? फौज पर, रेंजर्स पर, पुलिस पर? किस पर गोलियां चलाएंगे? या तलाश करेंगे जाकर इंटीरियर मिनिस्ट्री में कि राना सनाउल्लाह कहाँ बैठे हैं और सारा असला उधर लेकर जाकर जाएंगे? भाई ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। अब इस बंद गली से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो बहुत बुरा हो सकता है, और ये बात तमाम रियासत के इदारे भी समझते हैं। हम जैसे दूर बैठे लोग, एक जाहिल किस्म के लोग, मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ, एक अनपढ़ किस्म का, एक जाहिल किस्म का मैं आदमी समझ रहा हूँ, तो क्या ये रियासत के इदारे नहीं समझ रहे होंगे कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? क्या ये लोग जो कमांड एंड कंट्रोल लेकर बैठे हुए वो नहीं समझ रहे हैं? इनको पता नहीं है कि होगा क्या। इमरान खान के इसकी कामयाबी की सूरत में बाय हुक एंड क्रुक अगर वो फैसला होता है तो फिर जनाब आप बहुत सी चीजों को स्टेक पर देखेंगे, पाकिस्तान को स्टेक पर देखेंगे, आइन को स्टेक पर देखेंगे, आप अपने एसेट्स को अगेन एसेट्स को आप स्टेक पर देखेंगे। आप 2023 में अपना बहुत कुछ आपको बचाना है, अगर नहीं बचा पाए तो इमरान खान की ये कारकर्दगी होगी कि वो चीजें आपसे, बहुत सी चीजें आपसे छीन ली जाएं, ले ली जाएं। और इससे ये कहिएगा कि हम टारगेट्स की बात करें कि आखिर उनका वहाँ पहुँचना, रास्ते में लॉन्ग मार्च को लेके जाना, लोगों को इकट्ठा करना, आखिर कॉल देना बार बार डिले करके, उसका मेन टारगेट क्या है? रास्ते में अगर कहीं तमाम सूरत हाल जो आप बता रहे हैं उससे रोकने के लिए क्या एक सूरत हो सकती है, क्या एक निगोसिएशन हो सकती है कि वो मार्च रास्ते में ख़त्म कर दें या अगली कॉल ना दें? तो मेरा ख्याल है कि अगर ये तासुर हमारे अंदर मौजूद है या हमारी सोसाइटी में मौजूद है कि रियासत के एक सतून में दरारें पड़ी हुई हैं, अगर उनके पास दरारें हैं तो अपनी दरारें दुरुस्त करें। सबसे पहली बात यह है कि नहीं है कोई शख्स, किसी तारीख में कोई भी शख्स एक कामिल अकमल शख्सियत या हमारे किसी भी मजहब में इंतहाई मोहतरम शख्सियत, उनको हम नहीं बात करते हैं, कोई भी शख्स इतना काबिल नहीं है कि आप स्टेट के इंटरेस्ट को उसके ऊपर दाव पर लगाएं, ये कोई भी इतना नहीं होता है। तो अपनी दरारें दुरुस्त करें, अपनी सफ़ेद दुरुस्त करें, और एक पेज पर आए सारे के सारे बैठकर मिलकर तय करें कि पाकिस्तान को ना इमरान खान, ना आसिफ अली जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, कोई इतना अहम नहीं है, कोई इतना अहम नहीं है जितना पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के इदारे वो अहम है, और कोई चीज अहम नहीं है। और इसी तरह इसी को बचाकर ही आप आगे चल सकते हैं, बगैर आगे नहीं चलेंगे। ये क्या तरीका हुआ? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मिल के बैठे, यही तो मसला है, मिलना ही तो हमने नहीं है। खैर, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब हुआ और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, टाइम आ गया है टर्किश मटन चांपे खाने का लेकिन ऑब्वियसली ना लाहौर से और ना इस्लामाबाद से, बल्कि इसके लिए हमें सादिकाबाद जाना पड़ेगा। और अब तारीफें तो सर ने बहुत की ऑब्वियसली, और टर्किश खाना मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि जाके देखूं वो कि कितना टर्किश है। हाँ। क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाहे इस्लामाबाद का टर्किश फूड का रेस्टोरेंट हो या लाहौर में एक टर्किश फूड का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जब मैंने खाना खाया तो मुझे बिल्कुल टर्किश नहीं लगा। वो पाकिस्तानी उनको बना दिया हुआ था, वो उसके अंदर ऑयल भी बहुत ज़्यादा, मिर्चें भी थोड़ी सी डाल देते हैं हम हर चीज़ में अपना टच डाल देते हैं। जैसे चाइनीज़ हम खाते हैं यहाँ पे,
तो चाइनीज वो चाइनीज ही नहीं है जो चाइना में मिलता है, वो जो मसालों के साथ स्पाइसेस बहुत सारे, जब उनकी नूडल्स में तो स्पाइस का दूर दूर तक नाम नहीं होता। अफगानी पुलाव टाइम काम नहीं हो गया मतलब अफगानी पुलाव होता है उसके ऊपर, या सज्जी टाइप ना, मतलब सज्जी टाइप टच। देखा पाकिस्तानी ने अपना टच देना ही होता है सर, लेकिन तारीफें तो बहुत हो रही हैं, पता नहीं कितना टेस्टी होगा। हाँ, जायका जो है वो चखा जाए। हमें किसी दिन सादकाबाद का रुख किया जाए और जाके ट्राई करके आए कि कैसा है। हरमीत को भी बुला लें, किसी दिन छुट्टी लेना हम सारे और चलें जी सादकाबाद। सारे छुट्टी कर लेंगे तो यहाँ पर इनकी एंटरटेनमेंट कौन करेगा? लेकिन फिर जायका तो चखने का है ना, स्वाद तो लेने की बात है। हरमीत देखा आपने, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो एक बात है कि ये जायके में बहुत वैसे वो थोड़ा सा मुनफरिद था, वो जिस तरह आप तारीफ करते हैं। और सोहा भी तुर्की गई है तो वहाँ पे जो थोड़ा बहुत अपना तड़का हम डाल लेते हैं। देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा था, बड़े मजे का लग रहा था। और वैसे भी अगर हम देखें तो खाने पीने के हवाले से और टेस्ट के हवाले से हर रेस्टोरेंट का एक अपना डिफरेंट टेस्ट होता है और जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। तो मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है कि भैया कोई छुट्टी लेके बंदा चला जाए और ट्राई कर ले। आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टर्किश खाने और टर्किश टी और टर्किश कहवा, ये सब चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मशहूर है। दे आर वेरी रिच इन देयर ऑल दीज। जो आप खाने की बात करें और आप कहवे की बात करें, और खाना तो सर खास तौर पर वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी तो मेकिंग ही और तरह से होती है ऑब्वियसली। कबाब वहाँ बड़े फेमस हैं, वहाँ पे बहुत कबाब की तो बात ही ना करूँ ना मैं, कबाब की बात ही ना करें। टिक्का भी उनका, जिसको हम कहते हैं बोटी, मतलब उनकी जो मटन बोटी है, अच्छा, वो भी बहुत कमाल होती है। और कबाब तो वाकई, मतलब कबाब मेरे मुंह में पानी आ गया सोच के। कबाब खाए थे मैंने, वो मजे के लगे थे। याद है, यस। आप तकसीम स्क्वायर जाएं और वहाँ पे जाके कबाब खाएं और प्लान करें टर्किश। वैसे ही आजकल आपको पता है काफ़ी लोग प्लान कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लाहौर से और पाकिस्तान से लोग अब तुर्की जाते हैं, और जाएं और ज़रूर खाएं। हम एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, और खबरों की ब्रेक है मेरे ख्याल से लेनी है, ब्रेक लेनी है। हाँ, मुझे मेरा तो भी दिल कर रहा है कुछ खाने पीने की बातें और कर लें थोड़ी सी, कर लेते हैं। हाँ, मतलब उसकी वजह यह है कि अभी मैंने जिक्र करना है लस्सी का। अच्छा, हाँ, कॉम्बिनेशन है लस्सी का। मतलब तुर्की के लोग जो हैं वो तो हर चीज में लस्सी इस्तेमाल करते हैं। जितनी हमारी यहाँ पे फिजी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे आयरन उसको बोलते हैं, और वो जनाब वो उसको करते हैं। चलिए जी, आप लस्सी का कॉम्बिनेशन के साथ कर लीजिएगा। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमने आज शुरू में भी बात की, कल भी हमने बात की थी कि लाहौर में स्मॉग बढ़ता चला जा रहा है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ये कितने दिन रहेगा, इस दफ़ा क्या इसमें इजाफा मुतवक्के है, और क्या मतलब कमी के लिए कुछ तदारुक किया जा सकता है। इस दफ़ा बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ने, फैक्ट्रियों के ऊपर छापे मारे, पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उसके बावजूद स्मॉग कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और आबो हवा इतनी ख़राब है कि जैसे सोहा ने भी शुरू में कहा कि कल ये शाम के लिए जैसे आप बता रही हो बाकायदा महसूस होता है। कॉजेज़ और इसका तदारुक, हिफाजती सेहत के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नज़र आ रहा है, मतलब अगर पंजाब की सूरत हाल को देखा जाए, स्मॉग बढ़ती चली जा रही है और बड़ा दुश्वार हो रहा है इसमें सांस लेना। ये आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है ये बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हुकूमत तदारुक के लिए काम कर रही है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर वेदर मुसलसल ड्राई स्पेल रहता है ना, तो उसमें इसके ज़्यादा इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं स्मोक के, क्योंकि आपको पता है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं और उसके साथ जो हवा में सुबह के औकात में और रात के औकात में नमी का वो होता है, थोड़ा सा रेशो ज़्यादा होता है, तो दोनों चीज़ें मिलकर स्मोक बन जाती हैं। आपका गाड़ियों का फ्यूल और डस्ट पार्टिकल्स, और चूँकि विंड बिल्कुल नहीं होती, काम होती है, और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ड्रिफ्ट भी नहीं कर सकती। तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 4 या 5 नवंबर से एक बारिश का एक स्पेल आ रहा है, 3 से अपने नॉर्दर्न एरियाज में, केपी में, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, और फिर फैलते फैलते मेरे ख्याल में लाहौर तक में भी बारिश हो जाएगी। तो उससे इसकी शिद्दत में कमी आएगी। फिलहाल तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि अच्छा स्पेल है ये बारिश का ये,
और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, और लाहौर से ऊपर जितना एरियाज हैं उसमें बारिश हो सकती है। सरफराज साहब ये कहिएगा कि बारिश होना तो चलिए एक कुदरती अमल है, उससे तो चलिए कंपैरेटिवली माहौल में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन पिछले 2 साल से स्मोक जैसी इस बुरी चीज़ से हम 2-4 हैं, बच्चे बड़े इक्वली मुतासर हो रहे हैं। बाकायदा आप सांस लें तो आप महसूस करते हैं कि आपकी फ़ज़ा जो है वो पोल्यूटेड है। तो सर अगर इदारों की बात की जाए, महकमे जात की बात की जाए, इसके बारे में बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ भी थी कि नहीं बहुत ज़्यादा गंदम जलाई जाती है या खेत खलियान जो है वहाँ पर इस तरह के काम किए जाते हैं कि आपका ये आबो हवा जो है वो पिछले कई महीनों से पोल्यूटेड होती है, लेकिन इन महीनों में आप ये इसको प्रिवेल करता देखते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए जो कि महकमा जात को करनी चाहिए, एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए, बिकॉज ये तो बढ़ती चली जा रही है। कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मेरे ख्याल में पहले 1-2-3 नंबरों पे ही रहता है अक्सर हमारा ये इलाका, लाहौर, फैसलाबाद, गिरदोनवा का जो एरिया है वहाँ पर इतनी स्मोक बढ़ जाती है। तो देखिए इंडिविजुअली तो तदारुक उसका यही कर सकते हैं कि मतलब एक इंडिविजुअल के तौर पे आप जब बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, और जो भी एहतियाती तदाबीर वो डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं वो की जाए, करनी चाहिए। इदारों का जहाँ तक है, जैसे हमारे एरियाज में भी कुछ होता है और फिर उधर इंडियन साइड पे बहुत ज़्यादा होता है ये कि जो ये चावल की फसल होती है, फिर अगली गंदम की फसल के तैयार करने के लिए ना वो अपने खेतों में उसी को जो उसका रेजिड्यू होता है उसको जला देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा धुआं जाता है ऊपर, और उसके नतीजे में वो फिर शिफ्ट होकर हमारी तरफ भी आ जाता है और उससे स्मोक ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और दूसरी हुकूमती लेवल पे हो रहा होगा काम, मेरे ख्याल में जो ईंटों के बट्टे वट्टे होते थे उससे बहुत निकलते था ये इस तरह के पोल्यूटेंट्स और स्मोक यानी धुआं वुआं, और वो भी मिक्स होकर फिर वो ज़्यादा स्मोक का बायस बनता था। तो अब जाहिर है उस पर जितनी अच्छा सरफराज साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं जो स्मोक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय, और अगर हम देखें लाहौर खासकर टारगेट है, फिर लाहौर के बाद गुजरावाला और कुछ ऐसे इलाके हैं पंजाब में तो जाके ही अंदाज़ा बंदे को हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि खासकर लाहौर की अगर हम बात करें लोगों का वहाँ के ये सामना, इस मसले का सामना तो है, लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें, अब हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यूरो 3 और यूरो 4 पर वो चला गया है। यहाँ पे पेट्रोल की वही यूरो 2 अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और फिर हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो भी ज़्यादा, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो क्या ये भी वजह हो सकती है, और इस पर तदारुक का अगर हो जाए तो कम से कम कमी आप समझते हैं हो सकती है इसमें फिर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी बेहतर क्वालिटी का आप फ्यूल इस्तेमाल करेंगे अगर गाड़ियों में, तो उससे उसके नतीजे में उसमें कमी आएगी जो आलूदगी है फिजा में उसमें। और अगर यूरो 4 या यूरो 5 पे जाते हैं जैसे, तो मतलब अल्टीमेट उसका जो देर पास सोल्यूशन है वो तो यही है। ये जो हम कहते हैं कि जी रेजिड्यू ना जलाएं और भट्टों का धुआं ज्यादा तादाद में ना जाए, वो है, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो यही है। और फिर उसमें यही होना चाहिए कि मतलब जितने भी आपके तरक्याती काम है उनकी जो डस्ट वस्ट है वो कुछ उस एरिया में पर्टिकुलर में कन्फाइन की जाए, कंटेन की जाए, ताकि वो इधर उधर ना फैले। और फिर दूसरा ये कि इसमें असल में एक मुहिम चलाने की ये भी जरूरत है कि इतनी कार हम इस्तेमाल करते हैं तो एक आध दिन हफ्ते में, महीने में एक आध दिन कार फ्री डे मनाया जाए, और उससे भी बहुत कमी आएगी इसमें। अच्छा जी जी सर, आप जिस तरफ हमा रहे हैं कि बारिशों का जो सिलसिला है अब शुरू होगा, बारिशों का ये जो सिलसिला है 4 नवंबर से जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि कमी आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि नवंबर के महीने में बारिशों का थोड़ा सिलसिला ज्यादा होगा जिससे कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, या कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है आपके पास 4 के अलावा? ये एक ही स्पेल है जी, इसमें जो काबिल जिक्र स्पेल है इसके नवंबर के पहले हफ्ते में। तो देखिए अदरवाइज तो फोरकास्ट हमारी ये है कि ये विंटर कंपैरेटिवली ड्राई जाएगा, इस वजह से कि जब पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर मामूल से अभी तक कम चल रहे हैं, वहाँ ला नीना फिनोमेना प्रिवेल कर रहा है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि हमारी विंटर रेंज जो होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्ली वेव्स के जरिए यहाँ पर बारिश हुआ करती है, तो उसमें कमी रहती है। तो ओवरऑल तो पूरा सीजन मतलब लोअर देन एवरेज बारिश होगी, उसमें लाहौर में भी और पूरे पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज में भी, और कुछ जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है उसमें कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल तो कम रहेगी। लेकिन ये स्पेल है तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ जैसे कहें ना आप रिलीफ आएगा नवंबर की, एटलीस्ट पहले 10-15 दिन फिर बेहतर गुजरेंगे।
सर आप जिस स्मोक की बात कर रहे हैं वो ऐसे इट साउंड्स लाइक कि वो इम्तजाज है बहुत सारी चीज़ों का। बेसिक कॉजेज़ में हम अब आलूदगी को भी कह रहे हैं, गाड़ियों को भी कह रहे हैं, गंदम चावल की फसल को जलाने को भी कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम बहुत सारी और वजूहात भी हो सकती हैं। एक आलमी मौसमी तगय्युरात भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हमारे पास वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक रूट कॉज की अगर हम बात की जाए वो क्या हम अभी तक डायग्नोस कर सके हैं जिसको हम कैटर करेंगे तो ये हम आलूदगी को कम कर सकते हैं या फिर हम इस स्मोक को एटलीस्ट कम कर सकते हैं। बाकी महीनों में हमें वो चीज़ इस तरह से नज़र नहीं आती, खासतौर पर इन 2 महीनों में जो नवंबर शुरू होता है और उसके बाद ऑनवर्ड 3 महीने जो सर्दी के होते हैं, जो बेसिकली हम समझते हैं कि एंजॉय करने के होते हैं, उसमें हम समझते हैं कि हम बाहर ही नहीं निकल सकते। जी, इसमें यही है कि जिस साल आपका सीजन ड्राई ज़्यादा जाता है ना, उस साल ज़्यादा चांसेस इसके यानी इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो मेजर्स तो लेने के लिए यही है ना जी कि गाड़ियों में अच्छा फ्यूल इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों की तादाद रोडों पे कम की जाए। उसकी जाहिर है कि उसका एक तरीका है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लोगों को एक तरह से मोटिवेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हर कोई 4, 5, 10 किलोमीटर के लिए भी अपनी गाड़ी निकालता है, बाहर चला जाता है। तो अब उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है जाहिर है वो उस क्वालिटी का नहीं होता, वो फिर इसको बढ़ावा देता है इसको स्मोक को और पोल्यूटेंट्स को। तो इस तरह की मुहिम चलाने की ज़रूरत है, मतलब सारी से कहते हैं ना एस्पेक्ट से, तो फिर इसमें कमी आ सकती है। अच्छा सरदार साहब ये फरमाइए, आप जैसे बता रहे हैं क्या इस समय सर्दी का मौसम ज़रा ज़्यादा तवील होगा जो हम खबरें पढ़ रहे हैं, अगर उसमें तवालत आती है बारिश नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि स्मॉग भी ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल, इस बात का है खदशा कि बारिशें चूँकि इस दफ़ा कम है मामूल से। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ना हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक बिल्कुल ड्राई गए थे और मार्च में जाके कुछ बारिशें हुई थी। तो इस साल भी ये जो पहले 2 महीने हैं यानी नवंबर से लेके आप कह लें जनवरी तक, इसमें मामूल से कम है बारिशें और टेम्परेचर उसमें भी मतलब जो मीन टेम्परेचर है आपका वो उसमें मामूल से कम ही है कुछ एरियाज में, खासकर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है नीचे बलूचिस्तान और सिंध के, वहाँ पर टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा कम होगी, यानी यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ने का इम्कान है और ऊपर भी होगी लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है। फिलहाल की जो प्रेडिक्शन है वो तो ये है कि लेकिन लोअर देन एवरेज खासकर पहाड़ी इलाकों में। जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आप क्योंकि अब सर्दियां हैं, जाहिर बात है आपसे मालूमात लेने का मकसद भी ये कि हालात जिस तरह फिर हमने लास्ट माजी में भी ऐसा देखा जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि गुज़िश्ता साल भी बारिशें नहीं थी लेकिन उसके बाद अचानक जो बर्फबारी हुई और बड़ी तेज़ी से हुई और बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई, बहुत ज़्यादा मरी का हादसा भी आपके सामने है। तो क्या आपको लगता है कि अचानक जो है मौसम की रुत बदल सकती है और फिर उसी तरह पहाड़ों पर या मरी का जो इलाका या दीगर इलाके इसमें बर्फबारी बड़ी तेज़ी से होगी, उसी तरह ही होगी? तो आवाम को किस तरह एहतियात बरतनी चाहिए सर? देखिए वो तो उसमें मतलब स्पेल टू स्पेल यानी कोई एक वेव आती है, एक स्पेल आता है तो उससे कुछ 4-5 दिन, एक हफ्ता ज़्यादा 10 दिन पहले आप किसी वसूख से कह सकते हैं। अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि कितनी आएगी। अमूमन ये कि 5-6 वेस्टर्ली वेव जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है एक पूरे सीजन में इतना आता है कम अज़ कम 5-6, लेकिन वही मिड दिसंबर के बाद ये सिलसिला फिर तवातुर से शुरू होता है, उससे पहले तो कोई खास नहीं होता। तो वही जनवरी में अमूमन ये होता है कि स्नोफॉल के चांसेस होते हैं। वो भी ओवरऑल तो ड्राई गया था लेकिन 1 या 2 इवेंट ऐसे हुए थे जिसमें लोग स्टक हो गए थे और हादसा हो गया था मर्ग में। तो देखिए वो तो किसी पर्टिकुलर जो एक सिलसिला आएगा हवाओं का, एक कोई यानी कोई वेदर सिस्टम जब अप्रोच करेगा तो उससे पहले ही प्रेडिक्शन की जा सकेगी कि कितनी शिद्दत का होगा। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। ये कहना बिल्कुल ही कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो मौसमी तग़य्युराती तब्दीली हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें अनयूजुअल होंगी थोड़ी सी। हमने क्विक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं की वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज के दिन इस बात का इयादा किया जाता है कि जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उसमें उनको तदारुक किया जाए, उसमें कमी लाई जाए। लेकिन गुज़िश्ता होने वाले वाक़यात ऐसे हैं इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी जहाँ पे जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ क्राइम या जर्नलिस्ट के बारे में रुकावटें डालना या उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना करना ज़्यादा होता चला जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। सुहेल बड़ाई साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये फरमाइए कि
आपने भी हमारी तरह मतलब शुरू से देखा है काम करके, और फील्ड में भी आपने देखा, अब ये जो फील्ड रिपोर्टर है उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल तर होता चला जा रहा है। पिछले दौर में हमने देखा कि जर्नलिस्ट किसी भी तरह के हों, जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें गोलियां भी चली, धमकियां भी मिली, सहाफ़ियों को छोड़ के भी जाना पड़ा मुल्क को। अभी भी वो रवाज उसी तरह का है और उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। क्या किया क्या जाए, मतलब जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए? देखिए, ये तो पूरी सोसाइटी का फर्ज होता है कि जो जर्नलिस्ट एक फ्री एजेंट होता है जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जो मुआशरे के एक तबके को दूसरे तबके के बारे में इन्फॉर्म करता है, किसी गलती की निशानदेही करता है, खूबियों की निशानदेही भी करता है। तो इस फ्री एजेंट को अगर फ्रीडम ना हो, इसको आज़ादी ना हो, तो जाहिर है अगर उस पर कदगने हो, उसको उसकी ज़िंदगी की आदम तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी आमदोरफ्त में जो है रुकावटें डाली जाए, तो जाहिर है वो फिर अपना काम आज़ादी से नहीं कर सकता। ना सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के बारे में सच जान सकती है। फिर सोसाइटी के अंदर एक गुमराही का और एक जहालत जो है वो छा जाती है, वन साइडेड खबरें चलती हैं और सोसाइटी जो है गुमराह होती है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी जर्नलिस्ट के रास्ते में रुकावटें कम हो, जितनी उस पर कदगने कम हो, उतना ही वो सोसाइटी कामयाब होती है, उतनी ही वो सोसाइटी सक्सेसफुल होती है और उतना ही उस सोसाइटी के बारे में सच जो है वो सही लोगों तक पहुंचता है। अरे सर, सोसाइटी में एज ए इंडिविजुअल तो चलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन पिछले जो कुछ हादसा पाकिस्तान में हुए हैं, अगर हम सदफ नईम की बात करें और फिर अरशद शरीफ साहब की बात करें तो बहुत बड़ा केस है। खैर, छोटी कैनवस पे अगर हम बात करें तो इदारों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हुकूमती हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडिया मालिकान हो, कि एक फील्ड में जाने वाला रिपोर्टर जो है उसकी इंश्योरेंस किस तरह से मेक श्योर करनी चाहिए, या किस तरह से एक मजबूत निज़ाम हमें लॉन्च करना चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए। आप जैसे लोग, अब्दुल रऊफ साहब जैसे लोग, वो लोग हैं जो स्क्रीन पे आते हैं, और अगर हम अपनी बात करें नए एंकर्स की तो हमें भी स्क्रीन पे आने का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन रिपोर्टर्स जो कम्युनिटी जो होती है, जो फील्ड में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जान तो हर वक्त रिस्क पे होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी जान रिस्क पे होती है। फील्ड वाले जो है उनका इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनको बेनिफिट्स देने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि किस तरह से वो मूव करें, किस तरह से उनकी जान महफूज रहे। एक्सीडेंट्स या जो बम ब्लास्ट हैं या जो इस तरह के वाकयात ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये खदशात होते हैं, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग हो। बहुत सारे लोग उस पर मारे जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी हरमीत सुहेल साहब, अगर हम देखें ज़्यादातर जो सहाफ़ी हैं, हम देखते हैं कि नून लीग के दौर में जो हम देखते हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या दीगर जमातों को, उनको या तो चैनल से निकाल दिया जाता है या फिर उनको उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आपने भी देखा है, माजी में भी देखा है, अब भी वो सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें क्या पार्टी तर्जुमान बनना लाजिम है कि या ये इस किस्म का जो मैसेज है, खासकर हम जिस तरह देखते हैं कि एक पार्टी के सपोर्ट में बहुत आगे कुछ सहाफ़ी निकल जाते हैं, तो आगे जो आने वाले सहाफ़ी जो नए जनरेशन है हमारी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन तक ये पैगाम किस किस्म का जाएगा? देखिए, दुनिया भर में कई मिसालें मौजूद हैं। आप फॉक्स को, CNN को देख लें, वहाँ भी लोग अपनी जो उनकी पसंदीदा पार्टी होती है उसकी हमायत करते हैं। लेकिन बहरहाल एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है उसका दर्जा इससे बहुत बुलंद है। आप पार्टी तर्जुमान बन के भी बात कर सकते हैं, लोग करते हैं, दुनिया भर में रिवाज है। चैनल भी तर्जुमान होते हैं पार्टियों के, लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का दर्जा इससे बुलंद है। वो इन जो तर्जुमानी है या किसी के साथ लड़ने की बजाय सब पे नजर रखता है, और जिसकी जो अच्छी बात होती है उसकी अच्छी बात की निशानदेही करता है, जिसकी जो गलती होती है उसकी वो निशानदेही करता है। ठीक है सर, ये कहिएगा कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर हमें मौका मिला आपसे बात करने का तो हम सबको एड्रेस कर लें। हमने मीडिया का बहुत एक अरूज भी देखा है, फिर आहिस्ता ग्रेजुअली हमने पीटीआई गवर्नमेंट में देखा कि इश्तिहार बंद हुए तो बहुत सारे कोविड के कट्स लगे तनख्वाहों पे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इश्तिहार ना मिलने के कट्स भी लगे, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पर। लेकिन अब तनख्वाहें कम होती हैं कंपैरेटिवली, वो लोग जो स्टूडियो में काम करते हैं, फील्ड में जाने वालों का काम भी डबल होता है
और फिर मेहनत भी डबल होती है, रिस्क भी डबल होता है और तनख्वाहें भी उस तरह से हम इदारों को अब तक पाबंद नहीं कर सके। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च की जाए, किस तरह से हम सब मिलकर इस पर काम कर सकते हैं कि अपने ही हकूक के लिए आवाज़ उठाई जाए कि इस चीज़ के पाबंद हो, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इदारा हो, कि आपने वक्त पर मेहनत करने वाले लोगों को तनख्वाह देनी है और बाकी सारी चीज़ें भी देनी है जो उनका हक है। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं उनका किरदार आ जाता है। हमें जो हमारी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, हमारी जो मीडिया वर्कर्स की कमेटियां हैं मुख्तलिफ, इनको इस सिलसिले में रोल अदा करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो मालकान की तंजीमें हैं उन्हें भी इस सिलसिले में रोल अदा करना चाहिए। डिसिप्लिन उनके अंदर भी होना चाहिए और उनको भी ये जिम्मेदारी जो है उसका एहसास करना चाहिए कि किस तरह से लोगों को सैलरीज देनी है, किस तरह से लोगों के मेहनत के मुताबिक उनको एवजाना मिलना चाहिए। सर साहब ये फरमाइए, अगर देखा जाए जो जर्नलिस्ट की तंजीमें हैं वो आपको लगता है कि मौसर रोल अदा करने में कामयाब हैं जहां तक जर्नलिस्टों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है? वक्त के साथ साथ कमजोर हुई हैं जो हमारी वर्कर्स की तंजीमें हैं। पहले PFU जो एक बहुत बड़ी ताकत होती थी, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, अब ये उतनी बड़ी ताकत नहीं रही। एक तो ये है कि पहले ये हड़ताल करवा सकते थे, पहले अखबार जो है वो हड़ताल कर देते थे, उसके वर्कर्स इनके साथ होते थे। अब एक तो वो उस तरह से ट्रेड यूनियन का दौर भी नहीं रहा, तो इसलिए वो भी कमजोर हो गए हैं और उसकी वजह से फिर मालकान भी नाजायज फायदा उठाते हैं। जी हरमीत सुहेल साहब, ये जो इत्तेफाक नहीं है, हम देख रहे हैं कि 10, 20, 15 लोग जो इकट्ठे होते हैं, आपने भी देखा है लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में, तो हर एक नया ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जाता है, फिर उनका अलग एजेंडा होता है। ये कितना ख़तरनाक होगा? जिस तरह आपने फरमाया कि मालिकान भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि आज वो सहाफ़ी जब वो कहीं ना कहीं उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है किसी पॉलिटिशियन की जानिब से या किसी पुलिस इदारे की जानिब से, तो उस तरह स्टैंड भी नहीं लिया जाता जिस तरह माजी में हमने देखा है लिया जाता था। ये सही कह रहे हैं आप, वाकई इसका इलाज तो इत्तेहाद ही है, इसका इलाज तो प्रिंसिपल्स है, इसका इलाज तो यही है कि हमारी एसोसिएशंस हों जो हम दबाव डालें और वर्क करें और किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। सर इमीडिएट जाते सोल्यूशन बताएगा, आपकी नज़र में आपका काइंड सजेशन क्या है जिसको हम आगे भी पहुंचा सके, उसको आगे लेकर चल सके? इमीडिएट सोल्यूशन आपको क्या लगता है कि मीडिया मालिकान को और तमाम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वक्त पर तनख्वाहें मिलने के लिए और बहुत सारे मसाइल जो उनको दरपेश हैं, उसके लिए कोई बिल होना चाहिए? फौरी तौर पर कहाँ पर किस इदारे से एड्रेस किया जा सकता है इस मसले को, आप क्या समझते हैं? इसमें वेज बोर्ड अवार्ड होता था और सारे अखबार जो होते थे उनको इस बात का पाबंद किया जाता था कि वो वेज बोर्ड के अवार्ड के तहत जो है वो लोगों को तनख्वाहें दें। अब तो वेज बोर्ड अवार्ड भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसकी तनख्वाहें उससे ज्यादा हो गई हैं बल्कि वेज बोर्ड अवार्ड जो दिया जाता था उससे। लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि अपनी सतह पे जर्नलिस्ट अपनी सतह पे ऑर्गेनाइज हो, मालकान अपनी सतह पे ऑर्गेनाइज हो और फिर इनके दरमियान मुज़ाकरात हो जिसमें हर तबके के मुफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख्याल रखा जाए। और वेज बोर्ड अब नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तनख्वाहों का सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, चाहे PBA करे चाहे APNS करे, कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए जिसमें जो लोग तनख्वाह देते ही नहीं है या 3-3 महीने डिले करते हैं उसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए। सर पैमरा का थोड़ा सा किरदार हम यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइज देखते हैं कि क्या टीवी चैनल पर आ रहा है, किस तरह कंटेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस चीज़ की जिम्मेदारी यकीनन पैमरा की है, उनका ये काम नहीं है। लेकिन क्या इन्वॉल्वमेंट से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है कि इदारों के लाइसेंस होते हैं, इदारों को सस्पेंड करने के या इदारों को फिलहाल बंद करने के, ये सारे इख्तियार पैमरा के पास है, तो क्या वो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह से बना सकती है, कोई रेगुलेट कर सकती है इदारों को कि इस तरह का जुर्माना हो जाएगा अगर आपके मालिक? देखिए पैमरा पे हमारा इतना कोई यकीन नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का अदारा है, बेसिकली एक ऑटोनोमस अदारा होना चाहिए पैमरा की तरह का, जिस तरह दुनिया में ये इंडिपेंडेंट अदारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है पैमरा।
अच्छा ठीक है, ये बताइएगा, बहुत सारे सवाल वैसे हम लोगों ने आपसे कर लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग शो है हमारा, लेकिन हमारे सवाल मसले भी तो इतने सारे हैं, तो मैंने सोचा कि सबके ही बात सारी बातें आपसे कर लेते हैं। हमने दो तरफा बात करनी है, हमने इदारों की बात कर ली और इदारों की जो कमियां हैं उनकी बात कर ली, लेकिन सहाफ़ी होने की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और हमारे यहाँ पर इस वक्त मार्केट में मीडिया इंडस्ट्री में सहाफ़ियों की काइंड्स भी बहुत सारी हैं। अब अगर हम सदत नईम के इस किस्से को देखें तो यकीनन ये एक अफसोसनाक है और सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, और अब ये कहा जा रहा है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको धक्का देने की कोशिश की है। क्या सहाफ़ियों के लिए भी ये होना चाहिए कि वो असल सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है, आपको सोसाइटी में किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से आपको अपनी जान खतरे में डालकर, जोखिम में डालकर, अगर आप लॉयल हैं तो ठीक है, लेकिन लॉयल्टी इदारे के साथ कैसी कि आपकी जान ही जा रही है उसमें? जाहिर है इसका भी जो है होने चाहिए रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जर्नलिस्ट का काम ही बहरहाल अपनी जान तो खतरे में डालनी पड़ती है, आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं। अब अगर आप कंटेनर पे चढ़ेंगे तो उसका आपकी सीढ़ियों पे गिर भी सकते हैं, ये रिस्क ऑफ लाइफ तो है। सारी हमारी जर्नलिज्म जो है सारी रिस्क पे है, तो लेकिन इन रिस्कों से ही आप बेहतर जर्नलिज्म कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये रिस्क तो रहेंगे, ये हमें चाहिए कि कम करें इन रिस्क को और बेहतर इनकी जिंदगी करें जर्नलिस्टों की, लोगों को भी ट्रेनिंग करें कि जर्नलिस्ट को रास्ता दें, जर्नलिस्ट को जो है एक्सेस दें। जर्नलिस्ट की मजबूरी है कि उसने लीडर तक पहुंचना होता है, उसके लिए उसको एक्सेस चाहिए होती है, तो ये भी रास्ता लोगों को भी आदत डालनी चाहिए कि जर्नलिस्टों को थोड़ा प्रिविलेज दें, इसलिए कि उनकी ड्यूटी ऐसी है। सुहेल साहब ये फरमाइए कि प्रिंट जर्नलिज्म के जो सहाफ़ी हैं वो बड़े मुश्किल में हैं, दिन ब दिन अखबारात का जो फैलाव है वो कम होता चला जा रहा है, उसकी डिमांड कम होती चली जा रही है और उसकी वजह से सहाफ़ी बड़ी मुश्किल का शिकार है, अखबार बंद हो रहे हैं। उस हवाले से फरमाइए कि क्या उन सहाफ़ियों के लिए कोई और तरीक़ेकार होना चाहिए, उनको कोई और ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आगे जाके जो अब दुनिया में डिजिटलाइज और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है और प्रिंट जर्नलिज्म जो है वो पीछे रहती जा रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को अब दूसरी जो जर्नलिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उधर रजू करना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। प्रिंट जर्नलिज्म शायद रहेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम हो रहा है। जी हरमीत। जी अच्छा सर, आपने देखा होगा माजी में कुछ बेहतर हालात है, अब जितने सहाफ़ी आए हैं, एक तो तनख्वाहों का जैसे बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं, उसी तरह पैकेजेस, हालांकि दिखती ये जॉब बड़ी क्रीम जॉब है और लगता यही कि बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों की सैलरीज होगी, लेकिन आपकी बात ये है कि हम देखते हैं कि टफ भी है, साथ साथ हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा माजी में हमने देखा कहीं ना कहीं रेल में या सफ़र में या हॉस्पिटल में या जाके कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के घर के हवाले से जो मामला होते थे या प्लाट के हवाले से होते थे वो कहीं ना रिलीफ मिल जाता, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि वो सहूलतें भी जो है आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने भी ले लिए। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए सहाफ़ियों के लिए? इंश्योरेंस की तो हमने बात कर ली कि मालिकान का ये हक बनता है कि वो इंश्योरेंस जो है वो दे, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट का क्या हक बनता है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए जो पहले मार्केट इकोनॉमी नहीं थी तो उस वक्त जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने वेज बोर्ड बनाया हुआ था और हर साल हर 2-3 साल के बाद वेज बोर्ड जो है वो बैठता था और जो वर्कर्स हैं, न्यूज़पेपर वर्कर्स, उनकी तनख्वाहों का तयन करता था मार्केट के मुताबिक। अब चूंकि मार्केट इकोनॉमी का दौर है, वेज बोर्ड अवार्ड पीछे रह गया, लोग उससे आगे निकल गए हैं। अब भी कोई ना कोई बहरहाल सिस्टम तो होना चाहिए, अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अब तो लोग जो है जिसको मिल रही है जितनी ज्यादा वो ले रहा है और जिसको जितनी कम मिल रही है बेचारा वो भी ले रहा है। कोई कम से कम मिनिमम वेजेस जो है उसका कोई तदारक होना चाहिए और जो नॉन पेमेंट है, जो अदारे पेमेंट ही नहीं करते 2-3 महीने, उनका कोई तदारक होना चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। सिस्टम मौजूद ही नहीं है, सिस्टम शुरू से बनाना पड़ेगा ताकि उस सिस्टम के तहत जो है वो इदारों को चलाया जा सके, तो लॉन्च करना पहला सबसे टारगेट होना चाहिए तमाम इदारों का भी, आपका भी और हमारा भी। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलफेयर हाउस चला रही हैं, बच्चियों की तालीम, बच्चियों को पनाह देने के हवाले से बड़ा काम कर रही हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम।
ये बताइए आपके दिल में कैसे आया कि मतलब इस काम का बीड़ा उठाया जाए, बच्चियों को लाया जाए, उनके लिए घर बनाया जाए, पनाह का इंतज़ाम किया जाए, उनकी तालीम का इंतज़ाम किया जाए? कोई बहुत ज़्यादा हैं तादाद में जो आपके इनके लोग जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने ये फ़ैसला किया? एक्चुअली सर मैं इंटीरियर सिंध से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से। तो यहाँ जो हमारे यहाँ मोस्टली मेल डोमिनेट सोसाइटी है। यहाँ इंटीरियर सिंध में लड़कियों के लिए कोई कॉन्सेप्शन नहीं था। लड़कों के लिए तो इदारे थे, ऑर्फनेज होम थे गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट, मगर लड़कियों के हवाले से इंटीरियर सिंध में कहीं भी आपको कोई कॉन्सेप्शन नहीं मिलेगा। मेरा यही ख्याल था कि यहाँ जहाँ लड़के बेसहारा यतीम हो सकते हैं, उनको शेल्टर की ज़रूरत है, उनको साथ की ज़रूरत है, तो वहाँ बच्चियाँ तो हमारी एक सेंसिटिव वो हैं, उनको तो ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, किसी की साथ की ज़रूरत है। बस यही सोच था कि लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जहाँ गवर्नमेंट नहीं सोच रही, जहाँ कोई और लोग नहीं सोच रहा, तो यहाँ ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था कि मैं जहाँ जब स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे पास सिर्फ 4 बच्चियाँ थी। तो इस वक्त जो तादाद है बच्चियों की 70 बच्चियाँ हैं मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट से बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने इतने स्कूल बना दिए हैं, इतने हमने इदारे बना दिए हैं, तो वो क्या हवाई बातें हैं सारी की सारी? इतना अब मैं ये नहीं कह सकती कि अगर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने इदारे बनाए, वो किया है। मेरा भी इदारा 2018 से स्टार्ट है, मैंने काम स्टार्ट किया है। एक औरत होके इंटीरियर सिंध से बलोच कम्युनिटी से बिलोंग होके मैं काम कर रही हूँ, मगर जहाँ गवर्नमेंट के इदारे लड़कों के लिए हैं, यहाँ इंटीरियर सिंध में लड़कियों के लिए सेपरेट एक ही ये कॉन्सेप्शन है, पूरे सिंध में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ मुझे गवर्नमेंट ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, ना किसी गवर्नमेंट इदारे ने। इवन मैंने इनिशिएटिव लिए थे, एप्लीकेशन मूव किए थे, विजिट तो करने आते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, प्रोटोकॉल्स होता है, फोटो सेशन होते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी मुझे नज़र नहीं आती। जी हरमीत। अच्छा फरजाना, हमने देखा है कि अब कुछ दिन कबल हमारे शो में एक खातून आई थी और हस्बैंड वाइफ थे। उनसे जब मैंने ब्रेक में पूछा तो उनको बड़े मसाइल का सामना था। जहाँ पे उन्होंने स्कूल खोला था, वहाँ पे एलीट क्लास के लोग उनको तंग किया करते थे। उसमें फौजी साहिबान, कुछ रिटायर कर्नल भी थे, इस किस्म के लोग थे, उनको तंग भी किया करते थे और बहुत सारे मसाइल का सामना था उनको। बहुत सारे केसेस भी उन पर बने थे कि आपने इदारा क्यों खोला है। ऐसी सिचुएशन क्या आपके साथ आई है? क्या कोई मुश्किलात इस किस्म की आई हैं आपकी जिंदगी में? तो वही बात है, हालित हम बाहर हो कोडी बिहार उसमें यही बात है कि तो यही है कि जाहिर सी बात है, एक इनिशिएटिव अगर एक औरत ले ले तो वो भी इंटीरियर सिंध में बलोच कम्युनिटी की एक औरत ले ले तो उनके लिए मसले मसाइल होते हैं, आपको पता है। तो जहाँ और औरत काम करे और एक अच्छे पैमाने पे काम करे, एक अच्छा सा स्टार्ट ले और उनका इदारा एक अच्छे नाम से पॉपुलर भी हो, लोग उनको जाने, तो वहाँ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होती है, नहीं होती, वो भी बातें बनाते हैं। उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग भी, मैं कहूँगी कि जहाँ हमें इनकरेज करने वाले लोग होते हैं वहाँ डिस्करेज करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ये बताइएगा कि देखिए आपने जो काम, अच्छा मुझे ये बताइए फरजाना कि अब ये चीजें तो चलती हैं, हम देखते हैं कि मसाइल भी साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन आप जैसे बाहिम्मत लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, डट कर खड़े होते हैं। अब ये बताइए कि जो बच्चियां आपके पास है इस इदारे में, तो क्या क्या एजुकेशन के क्या उसके साथ साथ कोई हुनर भी सिखाया जाता है, क्या किया जाता है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जी एक्चुअली सर मेरे पास छोटी एज की बच्चियां हैं, बड़ी एज की सिर्फ 4-5 बच्चियां हैं। इवन ऐसे समझो कि केजी, पीजी, नर्सरी, 1 साल की बच्ची है, 4 माह की बच्ची है, 5 माह की बच्ची है, छोटे एज ग्रुप की भी बच्चियां हैं और केजी नर्सरी की हैं। वो बच्चियां ऐसा कोई वो नहीं कर सकती। और 6-7 क्लास की 2-3 बच्चियां हैं। एक बच्ची ने अभी मैट्रिक किया है, एक बच्ची ने तो मैट्रिक में भी उसने ए ग्रेड पोजीशन लिया है, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो ये है कि जब छुट्टियों में, क्योंकि वैसे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं बच्चियां, आप समझ सकते हैं कि जूडो कराटे क्यों करवा रही हूँ। उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे
कि आप जूडो कराटे करा रही हैं, क्या फाइटिंग करेंगी, ये करेंगी, तो उस पे भी मेरा आंसर ये था कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है और उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो बड़ी बच्चियां हैं 9th 10th की, वो वेकेशंस वगैरह में ब्यूटिशियन की भी कोर्स कर चुकी हैं, सिलाई कढ़ाई भी कर चुकी हैं। मेरे पास सिर्फ मुस्लिम बच्चियां नहीं हैं, 2-3 नॉन मुस्लिम बच्चियां भी हैं। वो अपनी मजहब के हिसाब से यहाँ रहती हैं, अपनी रिलीजियस के हिसाब से वो भी यहाँ होती हैं। बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं होता है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बच्चियां साथ रह रही हैं, कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप हो या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा फरजाना, ये बताइएगा बच्चों की माशाल्लाह तादाद जैसे आपने बताया कि दिन ब दिन मजीद बढ़ रही है, और आपका ये भी कहना है, आपके कोर्ट्स में ये भी है कि अगर आप एक बंदी मिलकर इतना काम कर सकती हैं, तो अगर सारे इस कारवां में थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें और आपके साथ मिलकर चलें, तो यकीनन एक बड़ी तादाद यतीम बच्चियों की जो है, बेसहारा बच्चियों की जो है, उनको पनाह दी जा सकती है। क्या कहना चाहती हैं आप इदारों से, या उसके अलावा मुखय्यर हजरात बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है वो सैलाब हो, वो ज़लज़ला हो, लोग बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, बशर्त ये कि वो सिर्फ इदारा देखे कि इदारा इतना बेहतरीन हो, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें कि हम जो भी पहुंचाएंगे वो यकीनन जो है वो मस्कीन और गरीबों तक पहुंचे, जो हक जो मुस्तहिक है बेसिकली उन तक पहुंचे। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, क्या पैगाम देना चाहती हैं लोगों के कि वो आपसे रब्ता करें और इन बच्चियों की, यतीम के सर पर हाथ रखें? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि ये काम जो फरजाना ने अपने ज़िम्मे उठाया एक मामूली से, क्योंकि लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि ये काम तो कोई, आप जैसे अभी आपने बात की थी कि हमें कुछ इदारे तंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अमरीत सिंह, मुझे भी काफ़ी लोगों ने तंग किया होगा, क्वेश्चन रेस किए होंगे कि एक फरजाना जो मामूली सी लड़की है वो ऐसा काम क्यों कर रही है, ये काम तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बंदे को करना चाहिए था, किसी पॉलिटिक्स लीडर को करना चाहिए था। तो ये सोच शायद उन लोगों को नहीं आई, एक फरजाना को आई थी, उसने एक इनिशिएटिव लिया है। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये काम स्टेट का था, फरजाना का नहीं था, ये रियासत का ही काम था, उसको ही करना चाहिए था। मगर जब मैंने बिले उठाया है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चियों की, स्टेट और हमारी सिविल सोसाइटी की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चियों की सरपरस्त बने, इनके सर पर हाथ रखें, इनको भी ये, क्योंकि हम अपने कौम को अगर पढ़ी लिखी बेटियां देंगी तो ये पढ़ी लिखी माएँ बन के एक मुआशरा बनाएंगी, एक सोसाइटी बनाएंगी। तो ये काम स्टेट का है, स्टेट इसमें हाथ बटाए मेरा, क्योंकि अब आपने अभी मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 5-6 बच्चियां थी, अभी 70 है। मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे अप्रोच करते हैं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मैं रेंटेड बिल्डिंग में रह रही हूँ, एक अकेले फरजाना कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से स्टाफ की सैलरी पे करती हूँ, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस सारे मैं खुद पे कर रही हूँ। तो इसमें कोई तो सिविल सोसाइटी आए, अपना रोल अदा करे, कोई तो आए ना, कोई गवर्नमेंट की कोई कंसर्न डिपार्टमेंट आए। मेरे एप्लीकेशन भी मूव किए हुए हैं, मगर आज तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं हुआ कहीं से भी। ये बड़े अफसोस की बात है। मतलब सिंध में ख़ासतौर पर जिन इलाकों में आपका शमोर वगैरह से आपका ताल्लुक है, बहुत से बलोच लोग भी हैं, सिंधी भी हैं, वडेरे भी हैं, और कोई आगे मदद के लिए नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है। ऐसे में आपकी अपील बहुत सही है। ये फरमाइए कि ये बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या आप देखती हैं? क्या इनकी शादियां करवाएंगी? वो जिम्मा भी आपका होगा? क्या करेंगी? एक्चुअली काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं सर कि ये बच्चियां बड़ी होंगी, इनकी शादियां कराएंगी। ये भी ऐसे समझो पार्ट ऑफ लाइफ है, रिश्ते भी होंगे, शादियां भी होंगी, बच्चियां बड़ी भी होंगी। तो मेरा पहला फोकस ये है कि इन बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं, ये कल को इतना कर सकें कि खुद मुख्तियार होके अपने डिसीजन भी खुद ले सकें, इनपावर हों। मैं अब जब ये इनपावर होंगी तो इनके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगी, इनकी शादियों में भी एक माँ हूँ, क्योंकि सारी 70 बच्चियां जो हैं वो मुझे अम्मी कहती हैं, तो मैं उनकी माँ हूँ। तो एक माँ जो अपनी बेटी के लिए सोचती है तो मैं वही सोचूंगी और इन बच्चों के लिए जरूर करूंगी। मगर पहला मेरा एक काबिल सिताइश काम है, और यतीम की कफालत करना इस्लाम में आपको पता है कि उसका क्या दर्जा है। यकीनन अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आपने जैसे बताया कि बिल्डिंग जो है वो अभी तक रेंटेड है और आप तनख्वाहें मुलाजमीन की अपने घर से देती हैं, क्या कोई किसी किस्म का फ़ंड, कोई किसी किस्म की मदद, कुछ भी कहीं से नहीं आता? क्या आप इसे 2018 से लेकर अब तक खुद चला रही हैं?
एक्चुअली देखें, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, सिविल सोसाइटी अपना पार्ट अदा कर रही है। कहीं मुखैर हजरात की तरफ से कुछ बच्चों की जो नीड की चीजें हैं, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल जाता है। कुछ लोग अच्छे हैं जो अपना नाम शो नहीं करना चाहते, फ्रंट में नहीं आना चाहते, मगर वो साथ देते हैं मेरा किसी न किसी काम में। मगर जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था इन बच्चों के लिए, जो समाज के बच्चे हैं, तो उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है। देखो, सक्खर शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं अच्छे, उनको भी पता है इस इदारे का, आ भी चुके हैं, विजिट भी कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है उन्होंने कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इवन अनाउंसमेंट भी बहुत हो चुके हैं कि हम ये बिल्डिंग दे रहे हैं, हम बच्चों को महानात अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं एजुकेशन की मद में किसी में, मगर एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी तक नहीं हुआ जिस अनाउंसमेंट की हद तक सारी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है फरजाना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि जिस नेक काम पर आप लगी हुई हैं उसमें मजीद भी आपकी मदद हो। लेकिन सर बात वही है, बुलंदो बांग दावे और आपकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। हाँ हरमीत, आप लोगों को भी अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए, जब लोग इदारे बनाते हैं, कम से कम उसने जो आप मियाँ बीवी बना लाए थे जिनसे हमने बात की थी, लोग सपोर्ट के लिए भी आ जाते हैं। यहाँ पे इंटीरियर सिंध में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, लोगों की भी सपोर्ट नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। तो सब मुश्किलात अगर हम देखें जिस तरह फरजाना फरमा रही हैं, इससे कबल जो कपल आया था जिससे हमारी गुफ्तगू हुई थी, हम देखते हैं कि टाइम लगता है हर चीज़ को, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग समझते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें जब ज़्यादा नज़र आती हैं तब जाके लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनिशियल में जिस किस्म का इन लोगों को तंग किया जाता है, अगर वो ना करे तो ये अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, उसकी राह में रुकावटें तो ना खड़ी कर दें। आपको स्कूल बंद करने के हवाले से जो उसके हस्बैंड ने मुझे FIR वगैरह दिखाई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जो इलीट क्लास है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि एक बच्चा जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं झोंपड़ी से निकल आके एजुकेशन की तरफ, अंधेरे से निकलकर रोशनी की दुनिया में दाखिल होना चाहता है, वहां पे ये बड़े लोग जो है वो आके खड़े हो जाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे अफसरान रिटायर्ड थे कि उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई थी और DC इस्लामाबाद पर भी दबाव डालने की कोशिश की गई थी। किसी नोबल कॉज में साथ नहीं दे सकते तो कम से कम रुकावटें तो खड़ी ना करें। तो ये काम भी आपका है, यही काम बल्कि अगर आप कर सकते हैं तो अच्छे से करें। सो वी आर डन फॉर टुडे। पूरा एक रनडाउन था जो हमने आप लोगों से शेयर किया। कल नए टॉपिक और नए रनडाउन के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।